गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गंगानगर में। आज हम सेकंड ग्रेड जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं चल रहा है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता कालीबंगा सभ्यता किया था। आई होप आप सभी को वो वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी आहड़ या आयड़ सभ्यता, जो सेकंड नंबर पे इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड ग्रेड टॉपिक में 4 सभ्यताएं प्रमुख हैं: कालीबंगा सभ्यता, आहड़ या आयड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और विराट सभ्यता। अब तक के जितने पेपर हो चुके हैं सेकंड ग्रेड के, ये 4 ही सभ्यताओं में से प्रश्न आता था, परंतु लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हो गया है। उसके अंदर अब सभी सभ्यताओं में से प्रश्न आएगा और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कौन सी सभ्यता कहाँ पर है और कौन सी नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता कौन थे और उनके ईयर क्या क्या हैं। सबसे प्रमुख चीज़ ये रहेगी। आई होप इस बार क्वेश्चन सुमलिखित कीजिए आएगा कौन सी सभ्यता कब हुई और कहाँ इसका हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड ग्रेड फ्री कोर्स लाइव क्लास राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यता में कालीबंगा हम कल कर चुके थे। समकालीन सिंधु सभ्यता के समकालीन थी, कितनी बार उजड़ी, कितनी बार बसी, नगरी सभ्यता थी, क्या क्या मिला इसके अंदर, हम सब कुछ अच्छे तरीके से 1 बाय 1 ट्रिक के साथ कर चुके हैं। आज बारी है हमारी अगली सभ्यता की, जिसका नाम है आहड़ या आयड़ सभ्यता। इसकी स्थिति उदयपुर है, उदयपुर में पाई जाती है। खोज 1953 में हुई थी। नदी पूछ ले, प्रमुख नदी तो बनास है और सहायक नदी आहड़ या बेडच है। इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा है आहड़ या आयड़ सभ्यता। खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास 1953। कालीबंगा के खोजकर्ता थे अमलानंद घोष और इसके हैं अक्षय कीर्ति व्यास 1953। व्यवसाय इसका प्रमुख था पशुपालन और कृषि। उत्खननकर्ता की बात करें तो आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल 1956 और मूल या विस्तृत उत्खननकर्ता एचडी सांखलिया द्वारा 1971 में। 1956 आरसी अग्रवाल और मूल या विस्तृत उत्खननकर्ता एचडी सांखलिया द्वारा 1961 में। आगे कुछ बातें। 10वीं और ये इस नाम से पैराग्राफ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसका नाम आहारपुर या आघाटपुर था। इसको स्थानीय लोग स्थानीय नाम धूलकोट बोलते थे। धूलकोट क्यों पड़ा? स्थल की खुदाई के कारण। इसके जो स्थल की खुदाई हुई वहाँ धूल बहुत थी, इसलिए इसको धूलकोट नाम दिया गया। इसका प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती नगरी, तांबे के औजारों के केंद्र के कारण। ताम्रवती नगरी नाम क्यों पड़ा? तांबे के औजार का केंद्र था। इसे बनास संस्कृति, बनास नदी पर होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास नदी पर होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आघारपुर, आघाटपुर भी कहते हैं, धूलकोट कहते हैं स्थल की खुदाई के कारण, और ताम्रवती नगरी कहते हैं। नगरी का मतलब यहाँ तांबे के औजारों का केंद्र था। तांबे के औजारों का केंद्र था। इसका समय क्या था? 1900 बीसी से 1200 बीसी डॉक्टर गोपीराम शर्मा के अनुसार। इसका समय जो था वो 1900 बीसी से 1200 बीसी डॉक्टर गोपीराम शर्मा के अनुसार, और इसका काल था ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता, और ये 8 बार बसी और 8 बार उजड़ी। कालीबंगा 5 बार उजड़ी थी और 5 बार बसी थी, और ये 8 बार बसी है और 8 बार उजड़ी है। और पत्थरों का घर था, पत्थरों का औजार केंद्र इनका प्रमुख था। यानी कोई पूछ ले पत्थर का काम
आहड़ से होता है। पत्थरों का घर आहड़ सभ्यता, पत्थरों का औजार केंद्र आहड़ सभ्यता, तांबे के औजार का केंद्र ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं और इसको बोलते हैं आहड़ सभ्यता। तांबे का काम, तांबे के औजारों का काम, पत्थरों के औजारों का काम, इनके केंद्र आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। ये थी उसकी कुछ बातें। अब प्रमुख बातें जो एग्जाम में आती है, पूछी जाती है, हर एक बात इंपॉर्टेंट है। इसके उपनाम फिर हैं, ताम्रवर्ती सभ्यता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ताम्रवर्ती सभ्यता, क्योंकि तांबा बहुतायत प्रयोग था, तांबे का बहुत ज़्यादा प्रयोग था, तांबे के औजारों का केंद्र था, इसलिए इसको ताम्रवर्ती नगरी कह दो या ताम्रवती सभ्यता कह दो। गोरे व कोठ की सभ्यता, क्योंकि बड़े बड़े मिट्टी के मृत भांड मिले थे। गोरे व कोठ की सभ्यता कहते हैं क्योंकि बड़े बड़े मृत भांड मिले थे। और ग्रामीण सभ्यता कहते हैं क्योंकि मकान पत्थर के और कच्चे बने हुए मिले थे। भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग था। ये सारे इसके उपनाम हैं। किसकी कारण? तांबा बहुतायत प्रयोग, तो ताम्रवर्ती सभ्यता। बड़े बड़े मृत भांड मिले हैं, गोरे व कोठ की सभ्यता। मकान कच्चे और पत्थर के मिले हैं, तो ग्रामीण सभ्यता। भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग होता था। और ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग यहाँ मिले हैं। दोनों प्रकार के अवशेष हमें यहाँ मिले हैं कि लोग मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। अब कुछ खाने पीने की बातें। पहले एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं, जिससे पता चलता है कि संयुक्त परिवार थे और सामूहिक भोज के अवशेष। 6 चूल्हे मतलब लोग बहुत ज़्यादा थे एक घर के अंदर। संयुक्त परिवार थे, जॉइंट फैमिली थी, जिनके अंदर चाचा, ताऊ, ताई, ये सब परिवार एक साथ रहते थे। क्योंकि 6 चूल्हे मिलना मतलब परिवार की संख्या का ज़्यादा होना। सामूहिक भोज बनता था। अन्न पीसने वाली चक्की थी, जिससे ये शाकाहारी प्रतीत हुए। घर में तांबा गलाने की भट्टी थी। भट्टी मतलब तांबा घर पे ही बनाते थे, मतलब हर एक व्यक्ति तांबा बनाने का काम करता था। तांबे के औजार बनाते थे। तांबे के औजारों का केंद्र था, यानी बहुतायत तांबा होता था और बहुतायत तांबा प्रयोग होता था। हर चीज़ में तांबे का यूज़ होता था, बिकॉज तांबा यहाँ बहुत सस्ता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। तांबे की कुल्हाड़ी व अस्त्र मिले हैं। बताया था ना, तांबा बहुत ज़्यादा प्रयोग है, इसलिए यहाँ क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी व अस्त्र मिले हैं। और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं। 6 तांबे की मुद्राएं मिली है और 3 मोहरें मिली है। आगे ये मेन है। इसमें चावल के अवशेष मिले हैं। यूनानी इसे अपोलो कहते हैं। याद करने की ट्रिक ये रहेगी इसकी, क्योंकि कपास के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा में। कपास के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा में। कपास, क पा स, क से कालीबंगा, क से कपास, ये तो चला गया कालीबंगा में। और हमारे ये चावल, इससे है अपोलो। अपोलो को बोलते हैं आहड़। अ से अपोलो, अ से आहड़, क से कपास, क से कालीबंगा। कपास मिले कालीबंगा में। और सै से इसको क्या बोलते हैं? सिंडन। क्या बोलते थे इसको? सिंडन। क से कालीबंगा, स से सिंडन। ये तो हो गया कपास का। अब अपोलो, अपोलो बोलते थे अ से अपोलो, अ से आहड़ सभ्यता। अब रह गया 3 अक्षर का नाम, तो जो मिले हैं हमें वो है चावल के अवशेष। दो में डाउट आएगा, चावल और कपास। कपास कालीबंगा में जा जाता है, कपास, क से कालीबंगा, स से सिंडन। और चावल मिल लेते हैं, तो चावल जाएंगे आहड़ में, अ से आहड़, अ से अपोलो। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आ गई होगी। आई होप अगर आपको मेरी द्वारा पढ़ाई गई ट्रिक और ये मटेरियल पसंद आ रहा है, बताने की ट्रिक पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा यूट्यूब हैंडल है @गुरुकुल_गंगानगर SGN, जिसको हम बोलते हैं 001। यहाँ पे चावल के अवशेष मिले हैं। पूजा की थाली मिली है, ईरानी पद्धति से मिली है। कपड़ों पर रंगाई छपाई करने वाले ठप्पे, लकड़ी के ब्लॉक, लकड़ी के जो ब्लॉक आजकल चलते हैं रंगाई छपाई के लिए, शाही में भरे, हल्का सा जैसे हमारा इंक पैड होता है, स्टैम्प पैड होता है, उसमें लगाया और कपड़े पर रंगाई छपाई कर दी। मतलब रंगरेज के व्यवसाय के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे रंगरेज, रंगाई और छपाई के साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ पे मिट्टी के बड़े बड़े
मिट्टी के बड़े बड़े मृत भांड कह दो, मृद भांड कह दो, मटके कह दो, जिसका रंग लाल भूरे और चित्रित, उन पे चित्र बना हुआ था, ये मिले हैं। और मटके जो हैं वो उल्टी तपाई विधि से तैयार किए गए हैं। मिट्टी के लाल भूरे चित्रित बड़े बड़े मृद भांड मटके मिले हैं जो उल्टी तपाई विधि से मटके तैयार किए जाते हैं। यानी यहाँ चावल के अवशेष मिले हैं, पूजा की थाली मिली है, 6 चूल्हे मिले हैं और कपड़ों पर रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं, रंगरेज के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के लाल भूरे चित्रित मृत बड़े बड़े मृत भांड मिले हैं, उल्टी तपाई विधि से मटके तैयार किए जाते हैं। और लास्ट कुछ अन्य बातें, अनाज रखने के लिए मिट्टी से बड़े या मिट्टी से बने बड़े बड़े पात्र मिले हैं। पात्र मतलब उनके रखने का, स्टोरेज करने के बड़े बड़े कोठार मिले हैं। अनाज रखने के लिए मिट्टी से बने बड़े बड़े पात्र मिले हैं, जिन्हें स्थानीय लोग गोरे व कोठ कहते हैं। इसी कारण से ये गोरे व कोठ की सभ्यता भी कहलाई। शव को आभूषणों के साथ गाड़ते थे। शव का सर उत्तर दिशा में होता था, साथ में जलता हुआ दीपक भी लगाते थे। और ये लोग कृषि से परिचित थे, तभी हम यहाँ चावल उगा रहे हैं। इसके जो प्रमुख उद्योग थे जिनमें लोग काम करते थे, तांबा गलाना और उपकरण बनाना। मैंने आपको पहले बताया था, तांबा बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ ज़्यादा होती है घर घर में वही चीज़, वही लोग उसका प्रमुख उपयोग करते हैं, वही उनका उद्योग बन जाता है। तो तांबा गलाना और उपकरण बनाना इनका प्रमुख उद्योग था। कृषि से परिचित थे। यह संस्कृति लाल काले मृत भांड वाली संस्कृति भी है। मटके लाल काले, लाल भूरे मिट्टी के चित्रित बने हुए मिलते हैं। और आहड़ के समीप व्रती क्षेत्र गिलुंड एक अलग सभ्यता है। राजसमंद, जब इसके आस आहड़ के जस्ट समीप है राजसमंद, जब इसकी खुदाई की स्थान पर, तो आहड़ सभ्यता के प्रसार की जानकारी मिलती है। आहड़ से आहड़ की जानकारी नहीं मिली। गिलुंड राजसमंद सभ्यता की जब खुदाई की गई तो वहाँ पे आहड़ सभ्यता के प्रसार की जानकारी भी हमें मिली थी, बिकॉज गिलुंड सभ्यता आहड़ सभ्यता के जस्ट समीपवर्ती क्षेत्र लगता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें जो मुख्य इसके नेम थे, मुख्य इनके बिंदुएं थे, हमने उसको अच्छे तरीके से किया। हमारा YouTube चैनल्स है @गुरुकुल_गंगानगर 001। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।